पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से पीटीआई की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल की शदीद मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रियासत पूरी ताकत से पीटीआई का एहतजाज रोकेगी। अहम मौके पर पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होंगी। पीटीआई की एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी है। राना सनाउल्लाह बोले, पीटीआई की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल साबित करती है ये मुल्क दुश्मन है। पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है। एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फसादियत फैला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि शरपसंद अनासिर को किसी किस्म की रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे। किसी के ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साजिशी ज़हनियत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी है, ऐसा कहा ख्वाजा आसिफ ने। अहम मौके पर पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होंगी। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान सामने आया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि ऐसे कॉन्फ्रेंस में कई मुमालिक के सरबराहान पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी तौर पर आमने सामने है। डेडलॉक ताहाल बरकरार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले भी एहतजाज की कोशिश की गई डी चौक में, लेकिन हुकूमत की जानिब से पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और अब भी कहा गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि हम पूरी ताकत से इस एहतजाज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फसादी टोले ने मईशत को तबाह करने की कोशिश की। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। एक सूबे की जानिब से विफाक पर लश्कर कशी गैर आईनी था। जुनूनी जत्थे ने मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। फसादी टोले के धरनों से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इनका मकसद था कि लाशें गिरें और मुल्क में अफरा तफरी फैले। पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की फैमिली को सब्र इस्तकामत का मुजस्समा पाया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद एहलकार अब्दुल हमीद शाह को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की बहादुरी काबिल तारीफ है। इस्लामाबाद पुलिस ने हर मुश्किल वक्त में एहसन तरीके से जिम्मेदारियां निभाई, ऐसा कहा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। लश्करकशी हो रही थी। एक सूबे की तरफ से वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वो सरीहन गैर आइनी था, गैर कानूनी था, वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर और पाकिस्तान के जो ये मंसूबे उनको खुदा न खास्ता खाक में मिलाने के लिए, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा, साजिशी ज़हनियत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। किसी के ऐलान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एससीओ इजलास पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। एससीओ इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। एससीओ खुश उसलूबी से आगे चलेगी। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। सासी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए। एससीओ बड़ी खुश असलूबी से आगे चलेगी, जिसके पूरे अरेंजमेंट्स हमने कर लिए हैं और शरपसंद अनासिर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड और पाकिस्तान की इज्जत में और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पे इंशाल्लाह ताला इजाफा हो। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे कर लिए गए हैं। वो पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान रेंजर्स हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, वो बाकी FC हो, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अरेंजमेंट्स हैं और किसी के कोई ऐलान करने से ना कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मुकम्मल सिक्योर एरिया है। उनके जो इस्तकबाल के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, वज़ीर आज़म ने खुद राउंड लिया, वज़ीर दाखिला साथ थे मोहसिन नकवी साहब, मैं उनके हमरा था। तूफान मिल्टन की बात करें तो तूफान मिल्टन से अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में अमवात की तादाद 16 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी हो। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद कहा कि हमने अपनी और बार बॉडीज़ की तजावीज़ सामने रखी हैं। ये वही ड्राफ्ट है जिसमें आईनी अदालत के क़याम की बात है। जुडिशल कमीशन को कैसे होना चाहिए, जजेस के एहतसाब का निज़ाम कैसा हो, जो जजेस काम नहीं करते इनके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए। आज ये सारी चीज़ें फिर कमेटी में शेयर की हैं। पीटीआई ने मुसवदा देखने के लिए टाइम लिया है, राय नहीं दी। हमने बार बार कहा कि आप ड्राफ्ट पर अपनी राय दें। मौलाना फजल रहमान ने भी अपना मुसवदा अभी तक नहीं दिया। हर किसी ने कागज को पढ़ के वोट करना है।
ہے اس پہ ان رائٹنگ بھی جو تجاویز ہماری ہیں اور جو تجاویز بار باڈیز نے اس دن ایگزامن کی تھی، کچھ ان کی تجاویز تھی وہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ طے ہوا ہے کہ کل دوبارہ بیٹھک ہوگی 12 بجے کے بعد۔ اگر کوئی ججز کی ٹرانسفر ہے تو وہ اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہو، صدر کے پاس نہ ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں آلریڈی۔ دیکھیے پی ٹی آئی نے ٹائم دیا ہے کہ ہم ایگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں، انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی اپنی۔ پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ ہم نے انہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں، میں نے تو آج جمعیت علماء اسلام سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنا ڈرافٹ بھی شیئر کریں ہمارے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا SCO اجلاس سے پہلے ترامیم نہیں آئیں گی۔ رکھا جو صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا۔ ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک میننگ فل انگیجمنٹ کر سکیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں مسودے کی کاپیاں تقسیم کی گئیں، چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کریں۔ اتفاق رائے تب ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے۔ آئینی ترامیم کا حکومتی تصور ہمیں ناقابل قبول ہے، کوشش ہے کہ ترامیم سے قابل اعتراض مسودے کو ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے مسودے پر اتفاق ہوگا تو آئینی ترامیم منظور ہوں گی۔ حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتفاق رائے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے 19ویں آئینی ترامیم ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ حکومت کی طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی۔ آج ہم بات چیت کا آغاز کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک متفقہ مسودے کی طرف آگے بڑھیں۔ حکومت کے دوسرے جو اتحادی ہیں، اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو بھی ہم سب مل کر ایک اتفاق رائے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی مناسب مسودے پہ اتفاق کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ہماری تجاویز کو قبول کریں کہ آئینی 19ویں ترمیم کو ختم کیا جائے اور واپس 18ویں ترمیم کو بحال کیا جائے۔ ہمارے موقف کو عوام میں پذیرائی ملی ہے، کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے۔ ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت نے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا، ہم تجویز تب دیں گے جب ہمارے پاس کوئی ڈرافٹ موجود ہوگا۔ حکومت نے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا۔ چیئرمین PTI کی جانب سے کہا گیا حکومت کی جانب سے کوئی بھی ڈرافٹ پیش نہیں کیا گیا۔ آرٹیکل کچھ ججز ریلیٹڈ کچھ آرٹیکلز تھے، وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیلوں نے کچھ فیڈ بیک ان پہ یہ دیا۔ کل کے آج کی میٹنگ ختم ہے، کل کے لیے دیا ہے 12 بجے۔ ہماری ریکویسٹ تو یہی تھی کہ منڈے پہ لے جائے، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل 12 بجے ہم نے کرنا ہے اور کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرافٹ۔ CDA کی بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر CDA عملے نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل نہ کرنے پر ڈائریکٹر CDA کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی دائر درخواست کی گئی تھی۔ CDA عملے نے PTI کے وکلاء کی موجودگی میں خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کے لیے لگایا اور تالا کھول دیا گیا۔ PTI وکلاء اور CDA کے عملے نے خیبر پختونخوا ہاؤس کا جائزہ بھی لیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے دیگر بلاکس کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے جرگے میں شرکت کی دعوت دی ہے، جرگے میں شرکت نہ کرتے تو صوبے کے لوگ سوال اٹھاتے۔ جب سے گورنر بنا صوبے میں امن و امان پر زور دیا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے، مرکز اور صوبائی حکومت اس کو سنجیدہ لے، ایسا کہا گیا گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے۔ جہاں تک CM صاحب کا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں اور ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی اس کے اندر شرکت کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ نظر نہیں لگائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے صوبے کی بہتری کے لیے۔ پولیٹیکل ڈفرینسز دیکھیں ہوں گے ہمارے، اور وہ پولیٹیکل ڈفرینسز، پولیٹیکل مینیفیسٹو، ہر کسی کے اپنے اپنے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب صوبے کی بات آئے گی، امن کی بات آئے گی، ترقی کی بات آئے گی، صوبے کی خوشحالی کی بات آئے گی، تو میں انشاءاللہ اس پر امید ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے انشاءاللہ ایک مثبت کردار اس کے اندر ادا کرے گی۔
सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी, इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। इस्लामाबाद से राजा बिशारत रिपोर्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन हो गए हैं या नहीं, जिस पर अकबर एस बाबर के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने अदालत को बताया कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात मार्च में दोबारा हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि ये इंटर पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मुतासिरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी करता है। हैरान कुन तौर पर इतनी ताखीर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरखास्त भी नहीं दी। केस में पीटीआई के 7 वुकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। इस मौका पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि पीटीआई के सारे वुकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने वाज़ेह किया है कि इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। हामिद खान की इज़्ज़त के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। बादशाह अदालत ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वुकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत सख्त रिमार्क्स। प्लेट में इतना ही खाना डालें जितना खा सकें, वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सके। दरखास्त गुजार की वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर भी चीफ जस्टिस बरहम। ये कौन हैं जो साथ खड़े हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। वकील ने मौक़िफ़ पेश किया कि ये दरखास्त गुजार हैं और खुद हाई कोर्ट के वकील भी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसलिए साथ खड़े हैं कि हम पर प्रेशर डाल सकें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है, जलाओ गिराओ बदमाशी ये हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत चाहती थी कि अपनी मर्जी के जज और मर्जी के लोग इदारों में बिठाए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए कि वो बाइज्जत रास्ता अपनाएं और रिटायरमेंट लेने का ऐलान करें। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर सैयद मंसूर अली शाह के आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहता हूं कि IPPs का फायदा अगले महीनों के बिलों में आना चाहिए। हम भी अदालत जा रहे हैं, देखते हैं अदालतें इंसाफ देंगी या नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायजीसा के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकर्री की कॉपी भी मांग ली है। कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सीनियर वकीला को मदऊ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर है। जस्टिस काजी फायजीसा 25 अक्टूबर 2024 तक रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सरकारी खर्च पर अलविदाई अशाया लेने से मुआजरत कर ली है। चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलविदाई अशाये पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल को भी दावत का मरासला अरसाल कर दिया गया है। मरासला असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से भेजा गया। मरासले में कहा गया कि फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को दिन 10:30 बजे होगा। आम तौर पर अलविदाई अशाया दिया जाता है मगर चीफ जस्टिस ने माजरत की है। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अशाये की दावत कबूल कर ली है लेकिन सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अशाया लेने से इनकार किया है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हुक्म पर NA 231 की 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती। नामालूम अफराद का इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर धावा। इलेक्शन कमीशन में मौजूद बैलेट बॉक्सेस और दीगर रिकॉर्ड भी जला दिया गया। PTI के उम्मीदवार एडवोकेट खालिद महमूद पर तशद्दुद करके गुम कर दिया गया। खालिद महमूद ने PTI रहनुमाओं को टेलीफोन पर इत्तला पहुंचाई, नामालूम लोग मेरा लैपटॉप भी छीन गए हैं। नामालूम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस में घुसकर सारा रिकॉर्ड जला दिया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि हार के खौफ से लोगों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर धावा बोला है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में गैर कानूनी कार्रवाई की गई। NA 231 की यह नशिस्त हमारे उम्मीदवार खालिद महमूद ने जीती थी। दोबारा गिनती पर दूसरी सियासी जमातों को हार जाने का खौफ तारी हो चुका था।
NA-231 दोबारा गिनती के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिकॉर्ड जलाने के मामले पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान। कहते हैं कि NA-231 पर हमारे उम्मीदवार खालिद महमूद जीत चुके थे। धांधली करते हुए जालसाजी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को फॉर्म 47 के जरिए कामयाब करार दिया गया था। आज दोबारा गिनती के वक्त नकाबपोश जियालों ने हुकूमती सरपरस्ती में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर धावा बोला है। नकाबपोश जियालों ने सारा रिकॉर्ड जलाकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अरे भाई इतने शेर थे तो करा। हल्का NA-231 मलीर जो कि हमारे 8 फरवरी के इलेक्शन में खालिद महमूद एडवोकेट साहब वो जीते थे अब्दुल हकीम बलोच से, और इन्होंने ठप्पे शप्पे लगा के जाली वो रिकॉर्ड बना के उसको फॉर्म 47 निकलवा दिया था। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया दोबारा गिनती का। अरे भाई इतने शेर थे तो करा देते ना। आज वहाँ नकाब पहने हुए जियालों ने वहाँ सरपरस्ती में, हुकूमती सरपरस्ती के अंदर वहाँ हमला किया है, पूरा तशद्दुद किया है गिनती में। हमारे वकील साहब पे, खालिद महमूद साहब पे, उनके बेटे पे सारा रिकॉर्ड बाहर से ला के जला दिया है। और ये NA-231 के ऊपर आज जो कुछ हुआ इंशाअल्लाह फतह इंसाफ की होगी, फतह हमारी होगी, ये सीटें हम वापस लेंगे। और आज जो कुछ हुआ है इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम अदालत में भी जाएंगे और हर तरीका हम एहतजाज का अपनाएंगे इंशाअल्लाह। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इसको आइंदा नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह। पंजाब असेंबली की बात करें तो पंजाब असेंबली इजलास के दौरान अरकान आमने सामने अपोजिशन रुकन जाम अमानुल्लाह और हुकूमती रुकन मुमताज चांग के दरमियान कच्चे के इलाके पर गुफ्तगू के दौरान तल्ख कलामी हुई। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कच्चे के मुतालिक गुफ्तगू पर जवाब। कहा अरकान असेंबली आते हैं, तकरीरें करते हैं और वापस चले जाते हैं। अपोजिशन रुकन जाम अमानुल्लाह का कहना था कि कच्चे के डाकों को सिंध पुलिस पनाह देती है। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कच्चे के मुतालिक जवाब में कहना था कि कच्चे के इलाके में भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ 4-5 अरकान ऐवान में रह गए थे। अपोजिशन हुकूमत का जवाब सुनना नहीं चाहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से नौरीन न्याजी की मुलाकात करवाने को यकीन दहानी बनाने की हिदायत देते हुए कहा है कि पाबंदी हटने के फौरी बाद जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाए और बानी PTI को बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नौरीन न्याजी की दरखास्त पर समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने थ्रेट अलर्ट से मुतालिक वजारत दाखिला नोटिफिकेशन अदालत में पेश करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से अडियाला जेल हुकाम को मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का कहा गया है। दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से इस्तदा की कि बहन और एक डॉक्टर की मुलाकात करवा दी जाए। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से इस्तफसार किया कि जेल में मुलाकातों पर पाबंदी कब से कब तक है, जिस पर उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद है। अदालत ने केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। MQM की बात करें तो चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आज का नौजवान किसी नारे के पीछे नहीं, एक जिद्दोजहद मुसलसल के साथ खड़ा है। यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि नौजवानों को यहाँ जमा करने का मकसद हमारी सियासी जरूरत नहीं, कौमी जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। पाकिस्तान आज बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के नौजवान पीछे रह जाएं। शुगर मिल्स की जानिब से 21 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करने की यकीन दहानी करा दी गई है। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने 5 लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC इजलास हुआ, जिसमें 5 लाख मेट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी गई है। इजाजत रवां साल के सीजन की जरूरत को देख कर दी गई है। इजलास को बताया गया कि क्रशिंग सीजन शुरू होने में 2 माह का वक्त है, जबकि ताहाल चीनी के इजाफी स्टॉक दस्तियाब हैं। 30 सितंबर तक चीनी का 20,54,000 मैट्रिक टन है, जबकि गुज़िश्ता 10 माह में 54,56,000 मैट्रिक टन चीनी इस्तेमाल हुई। वजारत खजाना की जानिब से कहा गया कि शुगर मिल्स इस बात को यकीनी बनाएंगी कि चीनी 90 रोज में बरामद कर दी जाए। शराइत पूरी ना होने पर शुगर मिल्स का कोटा मनसूख किया जाएगा। ओगरा ने अक्टूबर के लिए
RLNG की कीमतों में कमी कर दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 6.62%, जबकि सुई सदर्न के लिए 7.11% कमी की गई है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अक्टूबर में SRNG-PL के लिए कीमत $12.94 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। सुई सदर्न के लिए अक्टूबर में 95 सेंट फी MMBTU मुकर्रर की गई है, जबकि अक्टूबर के लिए सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत $12 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। कमी की वजह आलमी मार्केट में RLNG की कीमतों में कमी है। कीमतों में कमी का इत्तलाक 1 अक्टूबर से होगा। ओगरा ने पेट्रोल पंप्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा मजीद बढ़ाने की तजवीज़ तैयार कर ली। तेल कंपनीज का मुनाफा ₹1.35 से बढ़ाकर ₹9.22 फी लीटर करने की तजवीज़। पेट्रोल पंप्स का मुनाफा ₹1.40 से बढ़ाकर ₹4.10 फी लीटर करने की तजवीज़। इस वक्त डीजल और पेट्रोल पर मार्जिन ₹8.64 फी लीटर है। मुनाफे में मुजवजा इजाफे में पेट्रोल पंप्स को डिजिटलाइज करने की लागत भी शामिल है।